हाँ बच्चों, कैसे हो? इससे पहले मैंने जो भी आपको पाठ पढ़ाया था, आओ सीखें व्याकरण, उसमें पहले मैंने आपको बोली और भाषा के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको पाणिनि सूत्र, माहेश्वरी सूत्र बताया था। फिर वर्ण भेद, वर्णों का स्थान कहाँ पर होता है, कौन कंठ होता है, कौन तालव्य होता है, कौन शब्द मूर्धा से बोले जाते हैं, कौन कंठ और मूर्धा से बोल जाते हैं, कौन कंठ और दंत से बोले जाते हैं, कौन कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। बच्चों, मैं जो भी आपको पाठ पढ़ाऊं, पहले उसका आप अध्ययन कर लेना, क्योंकि मैं बहुत ही छोटे छोटे पाठ में आपको बता रहा हूं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। तो पहले आप इससे पहले के जो भी पाठ हैं उसको ध्यान से पढ़िए, तभी आपको आगे जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको सही समझ में आएगा। नहीं तो आपको खाली किताबी विद्या हो जाएगी। आप रटते रहेंगे रटते रहेंगे रटते रहेंगे, एंड टाइम पर आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वहाँ सब भूल जाएंगे। किंतु मैं जो आप विधि बता रहा हूँ आपको पढ़ाने का, जो पढ़ने का, आपके दिमाग में बिठाने का, उसका आप सत पालन करें। और हाँ बच्चों, आप कमेंट्स में कुछ भी नहीं लिख रहे हो कि आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक यह संवाद हमारे बीच में नहीं रहेगा तो मेरे पढ़ाने की सार्थकता व्यर्थ हो जाएगी। मेरा मात्र यही ध्येय है कि मेरे बच्चों को मैं क्रमवार पढ़ाता रहूं और आपके दिमाग में भी उसी प्रकार क्रमवार ही वो विद्या आती रहे। आप कंप्यूटर खोलते हैं, पहले उसको पासवर्ड चाहिए, फिर उसको विंडो चाहिए, बिना इसके आप उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वैसे ही शिक्षा भी ऐसी वस्तु है कि जिसको आप क्रमवार पढ़ेंगे तो आपके मानस पटल में वो सही ढंग से बैठता रहेगा। यदि आप क्रमवार नहीं पढ़ेंगे तो मिट जाएगा, आपको एंड टाइम पर उसका उपयोग नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं भी अपना सुधार कर सकूं। हो सकता है मुझसे भी गलती हो रही हो। आप बोलें, आप कहें कि भाई आप इस प्रकार कहें कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, मैं जल्दी बोल रहा हूँ या समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आप मेरे को नहीं बताएंगे तो मैं उसे कैसे सुधार करूँ, क्योंकि मैंने पहले अध्याय में पढ़ाया था मैंने आपको। ये बोली भाषा क्या है? ये माध्यम है हमारा। जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं आज के अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज मैं आपको संधि के बारे में बताऊंगा। ये संधि क्या है? देखो बच्चों, बिना संधि के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। देखिए, हमारे हाथ हैं, भगवान ने हमारा जो हाथ दिया था,
तो अंगुलियों को सीधा सीधे ये छड़ी के सामने समाने क्यों नहीं बनाया उसने? छड़ी से बनाता, जैसे ये ऐसे बनाया था, ऐसा बनाया था, ऐसा बनाया था, ऐसा बनाता। क्यों किया इसने ऐसा? कितने ज्वाइंट बनाए इन्होंने? 1 2 3, 3 ज्वाइंट क्यों बनाया उसने? ताकि हम कार्य कर सकें। ऐसा रहता तो कैसे पकड़ सकते? क्या नहीं कर सकते? तो संधि की हर जगह आपको संधि की आवश्यकता होती है मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक देश दूसरे देश से संधि करता है, वो किस लिए? कि भाई हमारे पास ये सामान है, इसकी कमी है, आपके पास वो सामान है, तुम्हारे पास उसकी कमी है, आप हमें अपना सामान हमको दो, हम आपको अपना सामान आपको देंगे। हमारे यहाँ तेल की कमी है, पेट्रोल की कमी है, गैस की कमी है, तो हम कहाँ से लाते हैं? कुवैत से लाते हैं, अरब देश से लाते हैं। और वहाँ खाने की कमी है, रेगिस्तान एकदम, वहाँ कुछ नहीं है वहाँ, तो यहाँ से हम उनको सामान भेजते हैं। तो यही पैक्ट होता है, राइट। इसी प्रकार शब्दों में, अक्षरों में भी संधि होती है। अब संधि की क्या आवश्यकता है भाई? क्या आवश्यकता है संधि की? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे भी आपको बताऊंगा। ये संधि, समास, आपका अलंकार, ये क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ये आपके काव्य को आभूषण पहनाने के काम करता है। यदि आप जब तक उनको संधियों में जोड़ेंगे नहीं, तो उन शब्दों की सुंदरता आपके सामने नहीं आएगी। मैं इसके उदाहरण में आपको आगे बताऊंगा। एक प्रकार का आप आभूषण पहना रहे हो उसे आप, ठीक है। तो आगे मैं चलता हूं आपके सामने। संधि, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, राइट। 3 संधियां होती हैं। आपको मैंने कहा था स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और विसर्ग क्या? अह, प्रातः 2 बिंदी होता है ना, उसकी भी संधि होती है, राइट। तो मैंने उसके बाद मैंने आपको माहेश्वरी सूत्र के बारे में भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों। आप माहेश्वरी सूत्र को एक बार ढंग से याद करें, ज़्यादा कुछ नहीं है। अ आ ई उ ए ओ अंक ह तक है ये। इसके कारण आपको संधियों को बनाने में सुलभता होगी, आसानी होगी। अयोण, रीलृक, एओंग, आई औच, हयवरट, लण, यमगणनम, झबय, घड़धस, जब गड़दस, खप छटथ, चटतव, कपय, शश सर और हल। बड़े 14 है, इसको याद करो आपको, यह आपको आगे काम आएगा। आप यदि ऑप्शनल हिंदी पढ़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किंतु आगे जिन्होंने आगे डॉक्टरेट करना है, संस्कृत आपने पढ़ना है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपको पढ़ने में बहुत परेशानी होगी, आपको रटना पड़ेगा। और जब इसके सूत्र आपको याद आ जाएंगे तो आपको इजीली बस कोई परेशानी नहीं होगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो प्यारे बच्चों, जो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लो, ठीक है। अब क्या कहा हमने? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज मैं आपको स्वर संधि के बारे में बताऊंगा, ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो होते हैं
वो किसी के सहारे में नहीं बोले जाते, स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं। अ आ इ ई उ री ए आई ओ औ, ये क्या है? स्वतंत्र। इनके लिए कोई जरूरत नहीं, किसी के सहारा की जरूरत नहीं है। किंतु व्यंजन को जहाँ से भी याद करेंगे तो आपको स्वर उसमें मिलाना ही पड़ेगा। क, ख, ग, घ, व्यंजन, इसके साथ आपको स्वर मिलाना पड़ेगा। अ आ इ ई उ, इनकी मात्राएं उनमें लगानी पड़ेगी, तभी आप व्यंजन को पढ़ सकेंगे। ये आपको मैंने पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। ठीक है, तो स्वर संधि में बता दिया मैंने, ये स्वतंत्र होते हैं। ओके, बहुत से कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 5 हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब देखिए बच्चों, संधियों को जब करेंगे तो स्वर स्वर के तो सब संधियां हो ही जाएंगी, किंतु उनके प्रकार नाम बदलता रहेगा बस। ओके, तो स्वर के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। ये 5 हैं। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। लिख लो बच्चों, इस चीज को आप छोड़ना मत। आप साथ ही साथ आपको याद भी आता रहेगा, आपको फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप इस ढंग से यहीं पर आप ढंग से समझ लो इसे, एक रिवीजन से आपको कोई बस आप जिंदगी भर याद करें। हमने 60 साल पहले पढ़ा है, आज भी हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मुँह जवानी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उस ढंग से पढ़ा है इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या है? स्वर संधि। स्वर, अभी मैंने आपको 14 सूत्र बताए थे, पाणिनि सूत्र, माहेश्वरी सूत्र कहते कहा था जिसको मैंने। अब स्वर संधि में कौन सा माहेश्वरी सूत्र आएगा? ये क्या है? अयुण रील रिक ए ओंग आई औच। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, ये जो हल है, अणा, ये हल है अणा का, ये क का हल है, ये चौ का, ये केवल बोलने के लिए बनाए गए हैं। इनका इससे कोई मतलब नहीं है। जब हम आगे बोलेंगे, आगे सूत्र को मिलाएंगे, ये सब खत्म हो जाए, गौण हो जाएंगे सब, ये सब गौण हो जाएंगे। ये हो गया। ये खाली ये डेस्टिनेशन है, हमने कहाँ तक जाना है, डेस्टिनेशन। आप आते हो ना, कभी जाते हो, देहरादून से हरिद्वार जाना आपने, तो हरिद्वार का एच या ह, देहरादून का द, ये डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन के लिए इनको रखा है, इनके नहीं तो कोई इसमें कोई इनका कोई संबंध नहीं है। जब आगे आप सूत्र बनाएंगे, ये गौण हो जाते हैं, निकल जाते हैं साथ ही साथ। राइट, अब क्या क्या हो गया? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये ngौ भी निकल जाएगा, आई, औ, अ आ ई उ ए आई ओ औ। बस ये क्या स्वर बन गए? 11 स्वर बन गए इसके। राइट, आगे चले हम। नोट कर दिया आपने? नोट कर लो। अब देखो साहब, अब सबसे पहले आएंगे हम दीर्घ संधि। देखो बच्चों, स्वरों के साथ स्वरों को मिलाने पर, एक स्वर को दूसरे स्वर को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। विकार मीन्स चेंजेस। ठीक है, आकार में चेंज हो जाएगा उसका, उसके उच्चारण में चेंज हो जाएगा, इसका विकार। द चेंज ऑफ साउंड, द चेंजेस ऑफ लेटर्स, ये आपको दिखाई देंगे, ये विकार होगा। ठीक है, अब क्या है? दीर्घ संधि। लिखिए बच्चों, दीर्घ संधि, अक सवर्णे दीर्घ, अक सवर्णे दीर्घ। अभी अक मैंने अभी आपको आता, अब आपने उसको
डेस्टिनेशन ढूंढना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको, ये जो भी ये जो आपके हल दिखाए गए हैं आपको, अणा क ङ च, ये क्या है, डेस्टिनेशन, हमने कहाँ तक जाना है। बाकी इसका कोई, इसमें कोई इसका रोल नहीं है, स्वर में चाहे व्यंजन में, पाणिनि सूत्र में जो भी हल होंगे, खाली ओनली फॉर डेस्टिनेशन, हमने कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये इसको दिखाने के लिए दिखाया गया, अन्यथा इसका कोई रोल नहीं है। जब हम सूत्र बनाएंगे इनको हटा देते हैं, राइट। अक, अब अक कहाँ से आ गया, अ, क कहाँ पर है, यहाँ, यानी अ ई उ री, ओके। अक, अक का ना, अक ये अ हो गया, ये देहरादून हो गया, क हरिद्वार हो गया, ये डेस्टिनेशन है। तो अ से शुरू करेंगे मैं, तो अक माने अक, अ ई उ री, ठीक है। अकः सवर्णे दीर्घ, अक का दीर्घ हो जाता है। दीर्घ किसे कहते हैं, जैसे आपका अ का दीर्घ क्या है, आ है। ई का दीर्घ क्या है, ई है। उ का दीर्घ क्या है, ऊ है। री का दीर्घ क्या है, री है। री भी होता है, किंतु ये हमारे हिंदी में इसका ज़्यादा प्रचलन नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं लेते हैं। संस्कृत में ये आता है, ये तो सूत्रों में कभी आता है, उसको आपको मैं बताऊंगा आपको। ली का कोई मान नहीं, क्यों हिंदी में ली का आता ही नहीं है, ना के बराबर आता है। 0.01% कभी कभी आता है, वैसा आता नहीं है, इसलिए इसको हम लेते नहीं है, ओके। तो दीर्घ, ये ह्रस्व क्या हो गया, अ ई उ री, ये ह्रस्व हो गए छोटे। अरे दीर्घ क्या हो गया, आ ई उ री। तो क्या कह रहा है, अब देखो ये देखो, ये सूत्र आ गया ना, ये क्या पाणिनि सूत्र है, जो आप, यदि आपको ये याद नहीं होगा तो फिर क्या, कहाँ से मिलेगा आपको, आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे। न तो रटते जाओ, अ आ ई उ के बाद अ आ ई आए तो उसका दीर्घ हो जाता है, ये लड़ते लड़ते पता चला आपको गुण में चले गए आप, पता चला आप अयादि में चले गए, पता चला आप वृद्धि में चले गए, सब भूल जाओगे आप। आपको ये सूत्र याद है, दीर्घ अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ से हो गया ना। अक, अक के बाद यदि अक ही आवे, वो भी सवर्ण हो, तभी ही दीर्घ होगा। समझ गए बात है ना। अक सवर्णे दीर्घ, अक के बाद पाणिनि सूत्र में अक कौन सा है, अ ई उ री। इसके बाद अ ई उ री आवे, री आवे, लेकिन एक और उसमें सूत्र है, वो क्या है, सवर्ण होना चाहिए। यदि सवर्ण नहीं होगा तो संधि तो हो जाएगी, संधि हो जाएगा आपका। अ आ के बाद ई उ आएगा तब भी संधि हो जाएगा, ई उ के बाद अ आ तब भी संधि हो जाएगा। अ आ के बाद ए आई ओ आओ तो भी संधि हो जाएगा। ए आई ओ आओ के बाद यदि अ आ आए तब भी संधि हो जाएगा, किंतु उसका नाम चेंज हो जाएगा। अ आ के बाद ई उ आवे तो आपका गुण संधि हो जाएगा। ई उ के बाद अ आ आवे तो यण संधि हो जाएगा। अ आ के बाद ए आई आया तो आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। ए आई ओ आओ के बाद अ आ आए तो अयादि संधि हो जाएगा। संधि तो हो जाएगा, किंतु उसका नाम, उसका घर बदल जाएगा, क्वार्टर नंबर बदल जाएगा, आप कहाँ के कहाँ चले जाओगे, राइट। मम्मी ने कोई सामान देने के लिए कहा है, भाई क्वार्टर नंबर 4 में दे देना, और तुमने गलती में 5 नंबर में दे दिया, सामान तो चले गया, किंतु स्थान बदल गया उसका। तो वही संधि है, ये गलतियां मत करना आप। दीर्घ का गुण कर दिया, गुण का यण कर दिया, यण का अयादि कर दिया, अयादि का वृद्धि कर दिया आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये गलतियां मत करना, समझदार यहीं पर आपको आ जाएगा, कोई आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यदि आप ढंग से समझो। अभी इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, या लिख लो आप, आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि मैं जिस ढंग से आपको बता रहा हूं, राइट। तो क्या है, दीर्घ संधि क्या है, अक
सवर्णे दीर्घ। अक का दीर्घ हो जाता, अक कौन सा है? अ ई उ री री, इसका दीर्घ हो जाता है, ह्रस्व से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ प्लस ह्रस्व फिर भी दीर्घ, वो दीर्घ ही होगा बस। किंतु एक पॉइंट ये है, क्या है, क्या होना चाहिए? सवर्णी होना चाहिए। आ के बाद आई आना चाहिए, अ के बाद आ ई आना चाहिए, आ के बाद ई आना चाहिए, अ के बाद आई आना चाहिए, और वो आ हो जाएगा। ई के बाद ई आना चाहिए, उ के बाद उ ई आना चाहिए, री के बाद री आना चाहिए। यदि हम आ के बाद ई उ करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है। यदि ई उ के बाद अब आ कर देंगे तो यण संधि हो जाएगा। राइट। आपका संधियों का, संधियों में अलग 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 संधियों का नाम हो जाएगा उसका। इसलिए अभी हम दीर्घ संधि पर पढ़ रहे हैं, तो क्या है? अक सवर्णे दीर्घ। अक का दीर्घ हो जाता है यदि उसका सवर्णी ही शब्द उसके सामने आवे। राइट। कंफ्यूज तो नहीं बच्चों कि अक का अ ई उ री 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 के बाद यदि अ ई उ री आवे लेकिन सवर्णी आए, आ के बाद आई आए, ई के बाद ई आए, उ के बाद उ आए, री के बाद री आए, तभी उसका दीर्घ होगा। राइट। आगे पढ़े। आप देखो बच्चों, इसमें क्या होगा, देखो मैं बता रहा हूं आपको। अब बताओ, मैंने अभी आपको क्या कहा मैंने कि सवर्णी होना चाहिए। वो कैसा होता सर? अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। राइट। क्या है? सवर्णीय। फिर मैंने दूसरे में कहा आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ये भी सवर्णीय है ना। फिर मैंने कहा अ प्लस आ इज इक्वल टू आ, सवर्णीय है ना। फिर मैंने कहा आपको आ प्लस आ इज इक्वल टू आ। कुछ भी को आप अ से अ प्लस आ को, आ प्लस आ को, अ प्लस अ ही कर। यदि अब मैंने वही पकड़ अ प्लस अ कर, अब मैंने कहता हूँ अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ये दीर्घ ही होगा। आ प्लस आ आपका आई होगा, अ प्लस अ आपका आई होगा, अ प्लस आ आपका आई होगा, आ प्लस अ आपका आई होगा, आ प्लस आ आपका आ ही होगा। दीर्घ होगा क्योंकि सूत्र के अनुसार अक सवर्णे दीर्घ। अक का दीर्घ हो जाता है यदि सामने उसका अक वाला ही सवर्णी कोई अक्षर आवे तो। राइट। समझ के बात है। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कल्पांत, तो इसका क्या हो जाए? कल्प प्लस अंत। एक बात और ध्यान देना बच्चों कि जब आप संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा? दो हो जाएंगे ना, दो टुकड़े कर रहे आप उसके। दोनों टुकड़े सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। ध्यान देना बच्चों, जिसका कोई मतलब ही नहीं, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसको विच्छेद नहीं कहेंगे। राइट। जब इसका विच्छेद करेंगे तो दोनों का नाम होना चाहिए, सार्थक नाम होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। यदि निरर्थक हो गया था उसको संधि विच्छेद नहीं कहते प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या कहेंगे हम? कल्प, कल्प माने समय, अंत माने
ला खत्म, समय खत्म हो गया, कल्पांत। ठीक है, तो क्या गया, कल्प प्लस अंत। अब देखिए इसमें क्या है, मैं एक उदाहरण के तौर में दिख देता हूं मैं। अब ये कल्प है, इसका हम अ निकाल देंगे। सपोज इसमें क्या हो गया, अ। प क्या है, व्यंजन है ना। व्यंजन क्या है, पराश्रयी है, बिना स्वर के वो बोला नहीं जा सकता, मैंने आपको बताया था ना। तो इसलिए हम इसको, इसका स्वर निकाल देते हैं हम। कल्प का ये अ प्लस अंत, इसका भी अ निकाल देते हैं। राइट, कल्प का अ, अंत का अ, इसको निकाल दिया हमने, इसको निकाल दिया हमने। अभी क्या, कल्प अंत, ये हो गया ना। इन दोनों के मिलने से मैंने कहा, क्या कहा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। राइट, समझ रहे ना बच्चों, कि मैंने क्या, कल्प था, कल्पांत था, कल्प का अ निकाल दिया हमने, इसका स्वर निकाल दिया, लास्ट का अंत का अ निकाल दिया हमने। ये दोनों जब मिले तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो इसका आ हो जाएगा। अब देखो सर, अब हम मिलाओ इसको, अब क्या हो जाएगा, क ल प, अब आ हो जाएगा ना। अब इसका हल हल निकल जाएगा, इसका हल निकल जाएगा। अब इसका आ गया, इसका स्वर मिल गया इसमें, पहले अ स्वर था, अब आ स्वर मिल जाएगा। कल्पा, ये अ तो निकल गया इसका, ये तो आ हो गया। अब अंत, राइट, समझ गए बच्चों क्या हुआ आपने। मैं अभी कल्पांत किया तो कल्प प्लस अंत, दोनों का कोई सार्थक है, इसका अर्थ है। ठीक है, ये तो कभी क्या 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 कहता है, कल्प कल्प अंत हुआ क्या, ये माना, या कल्पंतक, कोई मतलब कोई नहीं है, मतलब ही नहीं है, निरर्थक है वो। आप कल्प, दोनों का अंत, दोनों का अर्थ है, मीनिंगफुल है दोनों। तो अब ये कैसे बने, कल्प से मैंने आपका अ निकाल दिया, इसका स्वर निकाल दिया मैंने, इसका अंत का अ निकाल दिया मैंने, ये दोनों आपस में मिलेगा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ हो गया। तो जैसे अब ये दोनों मिलेंगे तो कल्प का, अब ये आपके जो आपके इसके, ये आपका जो हल है ये निकल जाएगा इसका, और इसके साथ क्या बन जाएगा, आ आपको मिला जाएगा। तो प प्लस आप क्या हो जाएगा, पा, कल्पा, और ये अ तो खत्म हो गया, ये आ बन गया, और अंत कल्पांत। राइट, समझ गए बात। आगे बच्चों, परमार्थ। ठीक है, अब इसको आप क्या कर देंगे, परमार्थ, कोई अर्थ निकला ऐसा, रमार्थ का कोई अर्थ नहीं है, प का कोई अर्थ नहीं है। राइट, तो ऐसा विच्छेद करो, संधि विच्छेद ऐसा होना चाहिए जो सार्थक हो। ओके, अब देखो बच्चों, अब इसने क्या किया, परम अर्थ, परम मने महान, परम मने महान अर्थ, महान अर्थ है। ठीक है, तो क्या अब इसका कैसा हुआ, अब इसका मैं बताता हूं, परम प्लस अर्थ। अब देखो बच्चों, अब ये क्या होगा, ये मौ से हम इसको स्वर को निकाल देते हैं, ये मौ भी क्या है, व्यंजन है, इसमें से हम स्वर निकाल, क्योंकि ये स्वर संधि है। अब आप कहेंगे आप जबरदस्ती क्यों निकाल रहे हो अब इसके स्वर, क्योंकि ये स्वरों का ही मेल है। जब व्यंजन आएगा तो व्यंजनों का हो जाएगा, विसर्ग है विसर्ग का आएगा, इसमें केवल स्वर संधि है, इसलिए इसका हम स्वरों को निकालेंगे बस, और कुछ निकालेंगे, इधर से स्वर निकालेंगे, इधर से भी स्वर निकालेंगे। समझ रहे बात है ना।
ये कंफ्यूज मत होना आप, ये जरूरी है कि अभी इसको अ निकाल रहे हो, वहाँ से अ निकालें, क्यों, क्या जरूरत है? क्योंकि स्वर संधि है। स्वर कैसे आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद क्या विकार होता है, क्या चेंजेस आते हैं उसमें, इसलिए हम स्वर को ही निकालेंगे, व्यंजनों को नहीं निकालेंगे हम, राइट। जब व्यंजन संधि आएगा तो व्यंजनों का व्यंजन से होगा। ओके, तो क्या करेंगे, अब इससे क्या निकाल लेंगे हम, परम का अ निकाल देंगे प्लस अर्थ का अ निकाल देंगे। इसको निकाल दिया मैंने और इसका हल हो गया, ये नीचे निकला। ये भी सेम हो जाएगा, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। ओके, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। अब क्या होगा, अब इसको मिला, अब इसको पूरा उसमें शब्द में जाते हैं हम, क्या होगा, प र म हलंत है, म के साथ आ जाएगा। अब ये इसका स्वर चले जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, ये व्यंजन है, आधा है, तो परम आ की मात्रा आ, ये अ खत्म हो गया, अ से मिलकर आ बन गया, और थ, राइट, परमार्थ हो गए। समझ लो बच्चों, एक एक चीज है, एक एक स्टेप आप ध्यान से समझो और ध्यान से सुनो और उसको लिखो। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा। पढ़ना उसी को कहते हैं, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं है तो आपको आगे आप बढ़ नहीं सकते, भूल जाओगे सारे आप। ठीक, आगे बढ़ो बच्चों।